नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस ऑडियो बुक के प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। चैप्टर 21 डिस्ट्रॉयर एनर्जी व बूढ़ी औरत आदित्य की जिंदगी, पेंडेंट का सच और ड्रैगन हॉल की स्थापना के बारे में एक साथ सब कुछ बता चुकी थी। आदित्य अब उस पेंडेंट के रहस्य को जान चुका था। दादी गुरु, क्या मेरी माँ अब नहीं रही? आदित्य ने उस बूढ़ी औरत से पूछा। मैं नहीं जानती। तुम्हें ढूंढने के बाद मैं गॉड्स लैंड वापस चली गई थी। वहां टूटी फूटी मीनारें और हमारे अनगिनत लोगों की लाशें थीं। लेकिन मुझे उन शवों में तुम्हारी माँ कहीं नहीं दिखी। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मुझे उनका कोई पता नहीं चला। मैं नहीं जानती वह इस वक्त किस जगह पर हैं, और जिंदा भी हैं या। ये कहते हुए वह बूढ़ी औरत चुप हो गई। उनकी बात सुनकर आदित्य का खून खौलने लगा। दादी गुरु, मैं अपनी माँ को ढूंढ कर रहूंगा, और जिन्होंने यह सब किया है उन्हें अपने हाथों से उनकी करनी की सजा दूंगा। मैं उन्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगा, इतनी बुरी कि किसी ने आज तक देखी ना होगी। आदित्य गुस्से में दहाड़ते हुए बोला। ये कहते हुए आदित्य की आंखें गुस्से में लाल हो गईं और उसके शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकलने लगी। समय के साथ वह ऊर्जा और भी भयानक रूप लेने लगी। वह बूढ़ी औरत आदित्य की ऊर्जा देखकर चौंक गई। वह ऊर्जा पेंडेंट से निकलकर आदित्य के शरीर में जा रही थी, लेकिन ये ऊर्जा उस पेंडेंट की दी हुई ऊर्जा जैसी नहीं लग रही थी। ये ऊर्जा बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन ये ऊर्जा तो एंशियंट ड्रैगन, ये कैसे हो सकता है? उनकी ऊर्जा आदित्य के अंदर कैसे आ गई? ये तो बहुत ही गंभीर बात है। आदित्य इस ऊर्जा को संभाल नहीं पाएगा। अगर यह ऊर्जा उसके नियंत्रण से बाहर हो गई तो ना जाने क्या हो जाएगा। बूढ़ी औरत ने खुद से कहा। रेड एनर्जी आदित्य के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आदित्य अब किसी शैतान की तरह दिख रहा था। उसकी ऊर्जा इतनी तेज थी कि उसके शरीर से बाहर निकलकर किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर वहीं रुक जा रही थी। असल में वह बूढ़ी औरत ने आदित्य से मिलने से पहले ही अपनी शक्तियों से एक ऐसा डायमेंशन बना लिया था जिसमें उनके अलावा और कोई नहीं आ सकता था। हालांकि वह डायमेंशन टाइम एंड स्पेस के दीवारों से घिरा हुआ था, लेकिन आदित्य की ऊर्जा इतनी ताकतवर थी कि वह दीवार को भी तोड़ रही थी। तभी वह बूढ़ी औरत अपने पास से एक ब्लैक क्रिस्टल निकालकर आदित्य के सामने लाई। वह क्रिस्टल तेजी से आदित्य की ऊर्जा को अवशोषित करने लगा, लेकिन ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि क्रिस्टल ओवरलोड होकर फट गया। वह बूढ़ी औरत चौंक गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यूनिवर्स के सबसे मजबूत धातुओं से बना ब्लैक क्रिस्टल यूं फट जाएगा। पर उसके पास चौंकने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत 10 और ब्लैक क्रिस्टल निकाले और आदित्य के सामने रख दिए। ये क्रिस्टल भी ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करने लगे, लेकिन उनमें से 3 क्रिस्टल भी ओवरलोड होकर फट गए। आखिरकार आदित्य की विनाशकारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। जब वह पूरी तरह शांत हो गई तो बूढ़ी औरत ने पेंडेंट पर एक सील लगा दी। आदित्य पूरे समय सबकॉन्शियस था, या यूं कहें कि उसका दिमाग फ्रीज हो गया था और वह अपने सोचने समझने के काबिलियत को खो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दादी गुरु, मुझे क्या हुआ था? यहां अभी क्या हुआ? होश में आते ही आदित्य ने पूछा। तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता, ड्रैगन गॉड की कुछ शक्तियां हैं, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। क्या? मेरा पिता? आदित्य हैरानी से बोला। हाँ, तुम्हारे पिता। लेकिन वह कौन है और क्या हुआ उनके साथ? मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन उनका सामना एक डार्क थॉर्न नामक प्राणी से हुआ था। डार्क थॉर्न? वह कौन था? क्या वह भी अमानव था? नहीं, वह अमानव नहीं था, न ही इंसान था। मैं नहीं जानती कि वह कहाँ से आया था, लेकिन वह पूरे यूनिवर्स पर राज करना चाहता था। वह एक शैतान था जिसने न जाने कितने बेकसूरों को मारा। लेकिन एक बार उसका सामना तुम्हारे पिता, ड्रैगन गॉड से हुआ था। बूढ़ी औरत ने आदित्य को बताया कि उसके पिता ने डार्कथॉर्न को हराने के लिए अपनी सारी ऊर्जा से एक शक्तिशाली बवंडर बनाया, जिसने डार्कथॉर्न को निगल लिया। लेकिन वह ऊर्जा खुद ही इतनी भयानक थी कि पूरे यूनिवर्स को निगलने लगी। आखिरकार ड्रैगन गॉड ने उस ऊर्जा को बंद करने के लिए खुद को उसके अंदर समा लिया और फिर कभी वापस नहीं लौटे। तो क्या वह अभी भी जिंदा है? आदित्य ने पूछा। मुझे नहीं पता। उनकी थोड़ी सी ऊर्जा तुम्हारे अंदर है। हो सकता है वह अभी जिंदा हो, दादी गुरु कहती है। तो क्या मैं इस ऊर्जा से उन्हें वापस ला सकता हूँ?
अपनी दादी गुरु की बातें सुनकर आदित्य उनसे पूछता है। चैप्टर 22। कल्पना का फ्रेंड। आदित्य की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत डर जाती है। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। वह एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं भी नहीं जानती वह एनर्जी कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, और तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम उस एनर्जी को नियंत्रित कर सको। मैं फिर से वह भयानक मंजर दोहराते हुए नहीं देख सकती। आदित्य, और एक बात ध्यान रखना, तुम कभी भी अपने मन को भटकने मत देना। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किल चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, उनका सामना शांति और अपनी ताकत के भरोसे पर करना। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि भावनाओं में बहकर कोई जंग नहीं जीती जाती, बूढ़ी औरत समझाते हुए आदित्य से कहती है। उसकी बातें सुनकर आदित्य सिर हिलाकर सहमति जताता है। फिर वह बूढ़ी औरत आदित्य को ड्रैगन हॉल के बारे में जानकारी देती है। उसकी बातों से आदित्य को यह समझ में आता है कि ड्रैगन हॉल अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य है, और वह जिस हॉल में खड़ा है वह उस साम्राज्य का बस एक छोटा सा हिस्सा है। वह बूढ़ी औरत आदित्य को ड्रैगन हॉल के बारे में सब कुछ बताने के बाद वहां से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वह आदित्य से कहती है, आदित्य, तुम अब बड़े हो गए हो और समझदार भी। तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल इस दुनिया की भलाई के लिए करोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन इस शक्ति को लोगों के सामने प्रकट मत होने देना। अपनी असलियत को छुपा कर रखना। आदित्य उसकी बातों को मानते हुए सिर हिलाता है। फिर वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और भीड़ में गायब हो जाती है। उसके जाते ही समय और अंतराल की दीवार, जिसे उसने अपनी शक्तियों से बनाया था, भी गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद आदित्य हॉल के चारों तरफ देखता है और नोटिस करता है कि वहां अब तक कुछ भी नहीं बदला है। सब कुछ पहले जैसा ही सामान्य है। लोगों के चेहरे देखकर उसे लगता है कि उसने बूढ़ी औरत से जो भी बातें की, वे बातें दुनिया के समय चक्र से बाहर हुई थीं। आदित्य अभी इन्हीं विचारों में था कि तभी उसके कानों में तालियों की आवाज गूंजती है। मिस माया अपना भाषण खत्म कर चुकी थीं और लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। आदित्य ने उनका भाषण नहीं सुना था, लेकिन वे भी उन लोगों के साथ तालियां बजाने लगता है। मिस माया के भाषण खत्म होने के थोड़ी देर बाद सभी लोग उस इवेंट का आनंद लेने लगते हैं। तभी आदित्य को एक लड़की की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज की दिशा में देखता है। वह देखता है कि कल्पना चौहान अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए उसकी तरफ आ रही है। आदित्य, क्या तुम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हो? कल्पना मुस्कुराते हुए पूछती है। क्यों? क्या मैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता? आदित्य थोड़ा नाराज होते हुए जवाब देता है। नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। कल्पना घबराते हुए कहती है। बिल्कुल, तुम हिस्सा ले सकते हो। वैसे भी इसमें हिस्सा लेना या न लेना तुम्हारा निर्णय है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आदित्य उसे देखकर मुस्कुराता है। फिर दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करने लगते हैं। कल्पना और आदित्य को हंसते और बातें करते देख उसके फॉलोअर्स हैरान हो जाते हैं। उन्होंने आदित्य को पहले कभी नहीं देखा था। उनके लिए वह अनजान था, लेकिन कल्पना को वे अच्छी तरह जानते थे। कल्पना जितनी सुंदर दिखती थी, उसका दिल उतना ही कठोर था। किसी लड़के के लिए उसके दिल में भावनाएं नहीं थीं, लेकिन यहां वह आदित्य के साथ हंसते और बातें कर रही थी। ये उन लोगों के लिए चौंकाने वाली बात थी। वहीं दूसरी ओर एक लड़का, जो यह सब देख रहा था, गुस्से से जल रहा था। वह लड़का विहान मलिक था, जो कल्पना की अकादमी का एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट था। विहान का मार्शल आर्ट कौशल खास नहीं था, लेकिन उसकी फैमिली बहुत शक्तिशाली थी। ड्रैगन हॉल के बाद मालिक फैमिली शहर में सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी। विहान आदित्य और कल्पना के पास आता है और कल्पना से आदित्य के बारे में पूछता है। उसे देखकर कल्पना का चेहरा बिगड़ जाता है। विहान का उनके बीच आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन चौहान और मलिक फैमिली के अच्छे संबंधों के कारण कल्पना को गुस्से को दबाना पड़ता है। कल्पना विहान को आदित्य से परिचित कराती है। हेलो आदित्य, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मेरा नाम विहान मालिक है। मैं कल्पना का दोस्त हूँ। तुम तो जानते ही होंगे मेरे परिवार के बारे में। हमारा परिवार इस शहर का सबसे अमीर और ताकतवर परिवार है। हमारे ड्रैगन हॉल से भी अच्छे संबंध हैं। तुमने कल्पना की बहन को बचाकर अच्छा काम किया। भविष्य में अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की।
विहान अपने सीने को चौड़ा करते हुए कहता है। उसकी बातें सुनकर आदित्य हल्के से मुस्कुराता है। मिस्टर विहान, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आदित्य कहता है। विहान की बातों से आदित्य समझ जाता है कि वह सिर्फ कल्पना को प्रभावित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वह साफ तौर पर विहान की किसी भी मदद को मना कर देता है। आदित्य का जवाब सुनकर विहान गुस्से में तिलमिला उठता है, लेकिन कल्पना की मौजूदगी के कारण वह केवल एक मजबूर मुस्कान के साथ रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। आगे के चैप्टर्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।